हाँ जी, नमस्कार। माई सेल्फ दिनेश नैन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखी अपनी सीरीज थर्मोडायनेमिक्स की। इससे पहले हम +1 के कुछ चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। स्टार्टिंग से देखिएगा, कोर्स बड़ा मजा आने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स का भी मैं तो ये कहूंगा आप स्टार्टिंग से जाके देखिए। आज हम पढ़ने वाले क्या है वो देखिए। हम पढ़ने वाले हैं आज कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को कैसे, क्या रोल होता है जब हम एंथैल्पी जो वगैरह है ड्राइव करें। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना एंथैल्पी क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हमने जानना है कि जो एंथैल्पी कितने टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो एंथैल्पी है उसे हम देखिए, कोई केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, उसे हम एक इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं। जैसे कि H2 के साथ अगर मैं O2 का रिएक्शन करवाऊं मुझे वाटर मिलता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर मिलता है। कुछ ऐसा अगर मैं लिखो आपके पास O2 प्लस H2, मेरे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या गलती है, एंथैल्पी को जो कैसे डिनोट करेंगे अगर हम जो है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की बात करें। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस के अंदर कितने टाइप की एंथैल्पी हो सकती है, उसको कैलकुलेट करने सीखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपनी जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है मस्ट बी बैलेंस्ड। ये क्या होनी चाहिए, ये बैलेंस होनी चाहिए। जैसे कि O2 प्लस H2 H2O बन गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास आ गई ये चीजें सामने निकल के आ गई। ठीक है, O2 प्लस H2O ये बन गया अपने पास एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लेकिन ये अभी अनकंप्लीट है। अनकंप्लीट कैसे है, पहले मैं डेल्टा H की बात कर लेता हूं, मतलब एंथैल्पी की बात कर लेता हूं। इन टर्म ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा H के बारे में। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाया। क्या समझाया था कि रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है, एक तो एक्सोथर्मिक हो सकती है, एक एंडोथर्मिक हो सकती है। एक एक्सो और एक एंडो। ओके, एक्सो के अंदर जो एंथैल्पी होती है अपने पास वो नेगेटिव होती है। मतलब इसके लिए अगर मैं डेल्टा H लिखूंगा वो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, एक्सो का मतलब हीट सिस्टम से बाहर हो रही है, जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उससे बाहर हीट निकल रही है, और जो हीट बाहर निकलेगी सिस्टम से दूर जाएगी तो नेगेटिव। कोई भी चीज नेगेटिव अगर सिस्टम के पास आएगी मतलब एंडोथर्मिक, तो यहां पर डेल्टा H अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर। तो यहां पर H जो वाटर बनने की प्रक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, ये भी एक्सोथर्मिक होती है। तो यहां पर हमें डेल्टा H दिखाना पड़ेगा, डेल्टा H दिखाना पड़ेगा, और वो कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव आएगा। और H2O जब बनता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए अपने पास जो है, इस रिएक्शन के लिए जो अपने पास एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, नियरली अबाउट 572 किलोजूल होती है इस रिएक्शन के लिए। ओके, इस रिएक्शन के लिए। तो देखिए, एंडो का और एक्सो का मैंने बता दिया क्या होता है। अगर हम इस रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इफ रिएक्शन is divided by any coefficient then enthalpy also divided। देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 2 से और ये भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर बच गया अपने पास से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 O2 प्लस H2O बन गया। तो इसको भी मैंने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी बनेगी वो आएगी अपने पास -286 किलोजूल के आसपास। ओके, और जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये 1/2 क्या है, कोफिशिएंट है। जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट्स डिनोट्स
नंबर ऑफ मोल्स, कोफिशिएंट्स जो है डिनोट करेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स एक रिएक्शन के अंदर कितने हैं। मतलब जो कोफिशिएंट है पहले अपने क्या था, अगर 2 से डिवाइड मैंने जब तक नहीं किया था, यहाँ पर 1 था, ये 2 था, ये 2 था, तो उसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स 1 2 2 थी। जब मैंने इसे डिवाइड कर दिया 1/2 1 1 हो गई। ओके, तो सेम यहां पर एंथैल्पी के अंदर भी चेंज आएगा। क्या अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट होगी? जी नहीं, हमें यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अपने पास, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उनकी स्टेट भी मेंशन करनी पड़ेगी। स्टेट मस्ट बी मेंशन, स्टेट मस्ट बी मेंशन, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब O2/2 ये गैस है या लिक्विड है, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये गैस, ये गैस, ये गैस। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो एंथैल्पी है डेल्टा H है, ठीक है, डिपेंड अपॉन दी स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो डेल्टा H एंथैल्पी है वो डिपेंड करता है भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फॉर एग्जांपल अगर हम गैस की बात करते हैं, ये सॉरी लिक्विड के लिए थी अपनी, ये लिक्विड के लिए है। अगर लिक्विड के लिए अपने पास जो डेल्टा H आ रहा है वो -286 है, यही अगर H2O गैस के अंदर बनता है सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा H नियरली अबाउट -283 किलोजूल निकल के आएगा, -283 किलोजूल निकल के आएगा। ओके, इतना आया समझ में? इतना आया। हमें क्या है, गैसेस भी दिखाने पड़ेंगे भाई, हमें गैसेस भी जो है दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा लिखता हूं, मतलब इसको अब ऐसे दिखाते हैं, H2O H2 + ½ O2, ठीक है, लिक्विड से गैस बन गया, तो इसके लिए जो एंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगी। मतलब पहले -286 किलोजूल आ रही थी, तो अब प्लस की हो जाएगी 286 किलोजूल। तो ये एंथैल्पी का जो है इफेक्ट होता है, या एंथैल्पी को जो हमें दिखाना होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर, कुछ ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि किसी रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी है किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स, ओके, कौन कौन से होंगे फैक्टर्स, उसकी बात कर लेते हैं। पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जांपल दिया। उसके अंदर लिक्विड के अंदर 286 निकल रही थी और गैस के अंदर 283 किलोजूल निकल रही थी। मतलब कि ये डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने पास, उनकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लिक्विड ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं, या लिक्विड बना या गैस बना, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कि मैटर की क्वांटिटी कितनी है। देखिए नंबर ऑफ मोल, जब मैंने किसी कोफिशिएंट से अभी पीछे डिवाइड करके देखा तो मेरे पास डेल्टा H भी क्या हो गया, हाफ हो गया था। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए तो डेल्टा H बढ़ गई, नंबर ऑफ मोल्स घटाए तो डेल्टा H घट गई, मतलब एंथैल्पी कम हो गई। तो मतलब ये जाहिर सी बात है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर तो बताता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या, एंथैल्पी। ये फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करेंगे। एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर, एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट वाला और कार्बन डायमंड वाला जब O2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों CO2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CO2
बनाएंगे, लेकिन यहां पर जो एंथैल्पी निकलेगी यहां से -393.5 किलो जूल निकलती है, और यहां से डेल्टा एच जो निकलेगा -392.4 किलो जूल निकलेगा। 395.4 किलो जूल मोल यहां से 4 किलो जूल यहां से एंथैल्पी जो है अपनी निकलेगी। मतलब साफ दिख रहा है, एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर हमने ग्रेफाइट यूज किया है, यहां पर हमने डायमंड यूज किया है। ये ग्रेफाइट जैसे ही चेंज हुआ तो वैसे ही इसकी एंथैल्पी भी चेंज होगी। ठीक है, आगे डिपेंड करेगा ये प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर भी भाई अफेक्ट करेंगे एंथैल्पी को। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर क्या लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेके चल रहे हैं, उस केस में अपने पास वो हो जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा एच नोट से जो है डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगी अपने पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये हो जाएगी भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अपने पास ये बन जाएगी। आगे डिपेंड करेगा कांस्टेंट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिए एंथैल्पी डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या डेल्टा यू से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो जब डेल्टा एच कहां निकाला था, जब प्रेशर कांस्टेंट था, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वो तो इंटरनल एनर्जी थी। मतलब तो हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं एंथैल्पी, अदरवाइज तो वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं एंथैल्पी को। अब हम एंथैल्पी को जान लेते हैं कि कितने प्रकार की एंथैल्पी होती है किसी रिएक्शन के अंदर। टाइप ऑफ एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी इन ए रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर कितने टाइप की एंथैल्पी होती है उसके हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस सॉलिड है, O2 गैस है, बना दिया CO2 गैस के अंदर। ओके, यहां से अपने पास जो एंथैल्पी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, डेल्टा H इक्वल टू -393.5 किलो जूल। 393.5 किलो जूल यहां की एंथैल्पी अपने पास निकल के आई इस रिएक्शन के अंदर। ओके, अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, O2 के साथ रिएक्शन होता है तो मतलब वहां पर कंबशन होता है। तो पहली एंथैल्पी हो जाती है यहां पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, पहली एंथैल्पी होगी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन हो रहा है, यहां पर कंबशन हो रहा है ना, कि जल रहा है। कार्बन का जो कांस्टेंट है, कार्बन के पार्टिकल जब O2 के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां से डेल्टा H अपना नेगेटिव आएगा, और जब जल रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहां पर हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब अपने पास CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? यहां से CO2 बन रहा है। अभी CO2 जो बन रहा है, तो जब बनेगा बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। पहले यहाँ बॉन्ड, अगर ये O2 है, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, वहां पर बॉन्ड जो है बनेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एनर्जी की भी जो है बात करेंगे, वो एंथैल्पी के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जब बॉन्ड बनेंगे तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। स्टेबल कंपाउंड बनेगा, एंथैल्पी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ, मतलब एनर्जी हायर से एनर्जी लोअर की तरफ आएगा। स्टेबिलिटी बनेगी तो एंथैल्पी चेंज होगी। उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, यहां पर O2 भी है। O2 भी तो बना हुआ ना, दो जो है एटम से मिलकर O और O से O2 बना होगा, है ना।
तो यहां पर भी क्या है, फॉर्मेशन है, वहां पर भी क्या है, CO2 भी फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेंगे या लॉस करेंगे, यहां पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी। तो ओवरऑल एक इफेक्ट निकल के आएगा अपने पास, पूरी टोटल एंथैल्पी के अंदर एक चेंज निकल के आएगा, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहले बात कर लेते हैं हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? कोई चीज जब जल रही होती है वो एंथैल्पी ऑफ जो है कंबशन के अंदर बन के निकल के आएगा। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर हम बात करें कब होगी ये तब कब होगी जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी बर्न 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम 1 मोल किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बर्निंग करवाते हैं, बर्निंग के लिए हमें पता है ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो जब ऑक्सीजन एक्सेस के अंदर अपने पास फुल है या एक्सेस है, यहां पर एक्सेस लिख सकते हो, एक्सेस के अंदर है, तो यहां पर क्या होगा, इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज सुकर जो है, इसको हम O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास ये बनता है 6CO2 प्लस 6H2O। साथ में यहां पर एंथैल्पी निकलती है और वो लगभग आती है अपने पास -2900 किलो जूल। इसके आसपास अपने पास एंथैल्पी निकल के आती है जब हम C6H12O6 एक मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये होती है भाई एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है, ठीक है, एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अभी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, देखिए एंथैल्पी तो हो गई जब हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यूज किया। ओके, जब हमने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमने 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न किया तो वहां पर कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आती है। आप लोगों को पता होना चाहिए फैट की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर प्रोटीन्स की होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। ओके, ये जनरली पूछ ली जा सकती है चीजें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हम जो है बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन when 1 mole of product is formed from its constituent particles at constant temperature and pressure, कि जब 1 मोल प्रोडक्ट बने, 1 मोल प्रोडक्ट बना, कब बना, जब यहां पर जो 1 मोल इसके कॉन्स्टेंट्स से मिलकर, मतलब 1 मोल बना इसके कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके यहां पर जो एनर्जी बनेगी या कंज्यूम होगी या बाहर निकलेगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं डेल्टा। रिएक्शन के लिए तो आर यहां पर लिख दिया मैंने, डेल्टा आर एच, इसको हम डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जब 1 मोल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ एंथैल्पी मिलेगी। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा कि डेल्टा आर ऑफ एच इज इक्वल टू समेशन, कि जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी यहां पर मेरे पास इस साइड प्रोडक्ट आए इनकी फॉर्मेशन के अंदर जो एंथैल्पी लगेगी उन सभी का हम सम कर देंगे। तो अपने पास जो है ये आ जाएगा समेशन प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें से हमें
माइनस करना है फॉर्मेशन ऑफ, जो अपने पास जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी चाहिए हमें, किसकी, रिएक्टेंट्स की चाहिए भाई। अब रिएक्टेंट्स भी तो यहाँ पर जैसे O2 बना हुआ है, ठीक है, कार्बन तो यहाँ हालांकि सिंगल पड़ा, एक दो रिएक्शन का मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। तो आप रिएक्टेंट्स भी तो फॉर्म हो सकते हैं पहले, तो जो रिएक्टेंट बने हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, और उस एंथैल्पी को जितने भी रिएक्टेंट उन सभी की एंथैल्पी को हम सम करेंगे, उनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी का सम करेंगे, तो उसे हम यहां पर लिख देंगे। तो अपने पास निकल के आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो है हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं। आपके पास रिएक्शन गिवन है, कि CO2 प्लस H2, CO प्लस H2O, गैसेस और ये भी गैसेस है। आपके पास गिवन है भाई, आपके पास गिवन है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, सभी की डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। क्या गिवन है आपके पास, CO2 के लिए, CO के लिए, H2O के लिए, CO2 के लिए, H2O के लिए, ओके, -393.5, -113.3, -24, 1.8, ठीक है। सभी की वैल्यू है किलो जूल पर मोल के अंदर, है। इसके लिए हमें एंथैल्पी बतानी है भाई, निकाल के रिएक्शन के लिए क्या होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका, कि अपने पास CO2 की गिवन है, रिएक्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, समेशन करेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर क्या होना चाहिए अपने पास, फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये आएगा डेल्टा R ऑफ H इज इक्वल टू सम करना है CO2 की एंथैल्पी फॉर्मेशन, डेल्टा F H ऑफ CO2 प्लस डेल्टा, सॉरी इस साइड तो प्रोडक्ट का लिखना है ना, CO का लिखो, डेल्टा F H किसकी, H2O की, ओके। यहां से माइनस करना है हमें, क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ CO2 की प्लस डेल्टा F फॉर्मेशन H2 की, ओके। जितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अपने पास बताओ H की CO की गिवन है, जी कितनी है, -113.3, प्लस करना है किसके लिए, H2O के साथ में वाटर के लिए गिवन है -241.8, ओके। माइनस करो यहां से, CO2 की गिवन है -393.5 प्लस, अब H2 के अपने पास गिवन नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जो नेटिव फॉर्म होती है, जैसे कि O2 हो गया, ओके, H2 हो गया, N2 हो गया, अकेला आयरन पड़ा है, कॉपर पड़ा है, जिंक पड़ा है, ठीक है, मैग्नीशियम पड़ा है, मतलब कोई भी एलिमेंटल फॉर्म है या नेटिव फॉर्म है, उसकी जो मिलने की अवस्था है, उसकी जो फॉर्म है, उसकी हमेशा एंथैल्पी 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0, ओके। मतलब O2 की एंथैल्पी 0 रहेगी, H2 की एंथैल्पी 0 रहेगी, यहां नहीं दे रखा, ये गया, ये रहा, H2 की एंथैल्पी 0 रहेगी। अगर कहीं आयरन, जिंक या अकेला कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट हमें रिएक्शन के अंदर दे रखा है जिसके अंदर क्या हो, उसके नेटिव फॉर्म के अंदर हमें दिखाया जाए या मिलता है रिएक्शन के अंदर, तो वहां पर हम एंथैल्पी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहां पर मैंने 0 पुट कर दिया। तो इसे 0 पुट करने के बाद जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास निकल के आएगा 38.2 किलोजूल पर मोल, ओके, 38.2 किलोजूल पर मोल यहां से निकल के आएगा अपने पास एंथैल्पी। तो यहां से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंथैल्पी के ऊपर, ओके। एंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा ये हम बता चुके, जितना ज्यादा एंथैल्पी नेगेटिव के अंदर होगा, मतलब
जितना ज्यादा डेल्टा एच स्मॉल होगा उतना ही मेरा वहां पर क्या आएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और जितना कम होगा उतना कम वहां पर स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यहां से आपको एक चीज ध्यान में आएगी, न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिड या बेस की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कोई एसिड है एक्वस फॉर्म के अंदर, ओके, बेस है एक्वस फॉर्म के अंदर, सॉल्ट बनाएंगे, ओके। जब ये सॉल्ट बनाएंगे ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर बनेगा, और ये जो एक्वस फॉर्म के अंदर बनेगा तो यहां पर कुछ ना कुछ एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा तो एंथैल्पी रिलीज होगी, अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो कंज्यूम होगी। तो जनरली देखा जाता है कि जब एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो जो एसिड एंड बेस है ये मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। एसिड एंड बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, जो हमें पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूटेड होने चाहिए। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दूसरी बात डाइल्यूटेड होने चाहिए, ओके। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH और HCl एसिड अपना, ठीक है, एक्वस फॉर्म के अंदर है, ये भी एक्वस फॉर्म के अंदर है। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं भाई NaCl प्लस पानी, H2O वाटर बनाते हैं। तो यहां पर कुछ ना कुछ एंथैल्पी निकलती है, ये एंथैल्पी निकलती है 57.1 किलोजूल पर मोल, एक मोल के हिसाब से, ओके। अगर मैं अगली जो रिएक्शन लेके चलता हूं वो किस किस की करवाई मैंने, HNO3 की, एक्वस की, प्लस KOH की रिएक्शन करवाई। यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा KNO3 प्लस वाटर, ओके। जब मैंने इसकी एंथैल्पी को नोट किया तो मुझे यही एंथैल्पी देखने को मिली। अब यहां से क्या बात प्रूफ हुई, यहां से ये बात निकली कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अपने पास जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट क्या रहेगी, 57.1 किलोजूल पर मोल के हिसाब से। लेकिन अगर हमने वीक एसिड ले लिया या वीक बेस ले लिया या दोनों वीक ले लिए, उस टाइम पे अपनी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई भी चीज वीक ले ली तो वहां पर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। हालांकि इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन वगैरह क्या होता है, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अल्फा वगैरह आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, ओके। तो जो आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अपने पास NaOH था, अगर हमने 1 मोल लिया, ठीक है, ये लगभग 99.9% टूट जाता है किसके अंदर, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, मतलब लगभग कंप्लीट टूट गया। इसको हम बोलते हैं कि इसका फुली डिसोसिएशन हो गया, फुली आयनाइजेशन यहां पर हो गया, ओके। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन दोनों टर्म अलग अलग होती है, इनका भी डिस्कशन आगे होगा भाई। देखिए छोटी छोटी टर्म्स हैं, यहाँ पर जो है चेंज होता रहता है, उनका डिस्कस आगे करेंगे जब इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर मैं दोनों को इंटरकन्वर्टली जो है बोल सकता हूं। तो Na पॉजिटिव OH ये कंप्लीटली टूट जाते हैं, इसीलिए अगर कंप्लीटली टूट गए तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज भी करेंगे, तो उस न्यूट्रलाइजेशन का कांस्टेंट आएगा और वो आता है 57.1 किलोजूल पर मोल। ये हमें याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की और एक स्ट्रॉन्ग बेस की, ओके। ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसके बाद की बात अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ 2 एंथैल्पी और जान लीजिए आप, 2 एंथैल्पीज के बारे में, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एस एच से भी हम दिखा सकते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब जब मैंने 1 मोल
पार्टिकल को पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, जैसे कि NaCl को, ठीक है, पानी के अंदर एक्वस के अंदर मिला दिया, तो मेरे यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये बनेगा मेरे पास NaCl एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ओके, इसकी एंथैल्पी आती है भाई प्लस 5.35 किलोजूल पर मोल, मतलब प्लस का है। तो अब मुझे ये बताओ आप कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एंडो है या एक्सो है? जल्दी आप कमेंट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ओके, आपने कर दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्सोथर्मिक के लिए तो माइनस होता है, ये रिएक्शन अपने पास एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या? जब हम टेबल साल्ट को डिसोल्व करते हैं अपने वाटर के अंदर, तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसे हम जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसी के हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कि CuSO4 प्लस एक्वस के अंदर हमने डाला, तो यहां पर CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, और इसकी जो मेरे पास एंथैल्पी निकल के आती है वो आती है -66.5 किलोजूल पर मोल के हिसाब से। तो ये कैसी रिएक्शन है भाई? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और देख लीजिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि जब 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए हाइड्रेटेड साल्ट के अंदर, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगा? यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसको हम बोल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कि CuSO4 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ये 5 मोल्स इसके साथ मिला लेता है, मतलब ये बन जाता है CuSO4.5H2O। ये हाइड्रेटेड हो गया, इसने पानी को सोख लिया, और यहां से जो एंथैल्पी निकलती है वो निकलती है -78.2 किलोजूल पर मोल के हिसाब से। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल अपने पास BaCl2 का, यहां पर मैंने 2 मोल ऑफ H2O डाले, ये बना देता है BaCl2.2H2O। ओके, इसकी एंथैल्पी जो होती है वो है -29.4 किलोजूल पर मोल के हिसाब से। ओके, तो यहां से ढेर सारी एंथैल्पीज के बारे में हमने यहां पर पढ़ा, ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस हमने जानी, जो याद करने का था, जिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये वैल्यूज वगैरह मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, आप लोगों को याद नहीं करती। अगर अपने पास एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज बच जाता है, हेस लॉ वगैरह बच जाता है, ठीक है, उन्हें हम अगले वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा बनता जा रहा है। तो अगले वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे बाकी बची हुई एंथैल्पी की, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, बॉन्ड एसोसिएशन हो गया, लैटिस एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।